नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाठा और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे आपको सिद्धार्थनगर लिए चलते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक एवं रसायन मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्यामधनी राय जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं। उस समय उन विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश को अपने नेतृत्व क्षमता से पूरी दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न केवल कोरोना महामारी से बचाने, भारत के जीवन और जीविका को दुनिया के सामने एक आदर्श स्थिति में रखवाने और पहली बार किसी महामारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन देकर के 100 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत इस सिद्धार्थनगर की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा क्या होती है आजादी के पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आजादी के बाद भी जो उपेक्षा हुई, जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार
इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। और आज जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई है, 8 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा, तो सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने उस समय दम तोड़ा था, उनके प्रति तो श्रद्धांजलि होगी ही, साथ साथ उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने, भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से, जनपद सिद्धार्थनगर की इस सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा का पार्ट था। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 1947 से 2016 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, जिनमें 7 में 2019 में एमबीबीएस की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, 9 में आज प्रारंभ होने जा रहे हैं, और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस जो वर्तमान में जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यानी ये 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से, और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से कुछ जनपदों में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, कोरोना कालखंड में कितना भूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर जिले में आईसीयू का निर्माण, मुझे याद है कि कैसे इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, और सिद्धार्थनगर जनपद भी उनमें से एक था जिसमें सर्वाधिक मासूम बच्चे दिमागी बुखार से मरते थे। कोई पुरसा हल नहीं था, लेकिन आज इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि पहले स्वच्छ भारत मिशन
और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भाइयों बहनों सबसे अधिक प्रभावित उन जनपदों में पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी स्थापित होते हुए दिखाई दिए और धीरे धीरे करके जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, हर घर को शौचालय देने की कार्रवाई आगे बढ़ी और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई गई, तो आज दिमागी बुखार पर होने वाली मौत को 95% तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं उन सभी परिवारों की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 9 मेडिकल कॉलेजेस आज जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस न केवल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभिवृद्धि में, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल में भर्ती होने और वहां से चिकित्सक बन करके समाज में अपनी योग्य सेवाएं प्रदान करने में भी अपना योगदान देंगी। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं, कोरोना कालखंड में आपने न केवल मुफ्त में उपचार, मुफ्त में वैक्सीन दिया, आप मुफ्त में हर व्यक्ति को रोजगार के साथ साथ प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सभी से एक अनुरोध है कि जब मंच पर कोई वक्ता अपनी बात कहता तो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, मंच से उन्होंने संबोधित किया और किस तरीके से वो विकास की नई परिभाषा रचने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्होंने इस मंच से बताया। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ आप भीड़ देखिए, लोग भारी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए अब मंच में उपस्थित हैं और उद्घाटन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। 9 मेडिकल कॉलेज जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और एक का तो वो वहां मौजूद होकर करेंगे, 8 वर्चुअल भी उन्हें उद्घाटन करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से सौगात दी उत्तर प्रदेश वासियों को मेडिकल कॉलेज के रूप में, और इसी के साथ साथ जो परिस्थितियां कोरोना के टाइम पर देश ने देखी उनसे कैसे निपटा जाए अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही थी। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, साथ ही साथ कई स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल कल रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन संजय सिंह ने दौरे से पहले ये कर सनसनी फैला दी कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रहे हैं। कुछ संतों को भी केजरीवाल के दौरे से ऐतराज है। चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में नेताओं की आमद बढ़ गई है। धर्म के मोर्चे पर भी सियासत गर्मा रही है। राम मंदिर को लेकर भी सियासी बयानों का दौर जारी है और इन सब के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या आ रहे हैं। उनके दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। मंगलवार को केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के दौरे को लेकर कोई ऐतराज नहीं किया गया, लेकिन आपके नेता संजय सिंह ने ये कहकर चौंका दिया कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह ने सवाल किया कि केजरीवाल के अयोध्या दौरे से डर क्यों? हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को बाधित करना, उनके हर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये जो एक दानवी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर
पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाइए और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। उधर अयोध्या में कुछ संतों ने भी केजरीवाल के दौरे को लेकर ऐतराज किया है। इन संतों का कहना है कि केजरीवाल ने पहले राम के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए अयोध्या आ रहे हैं। केजरी चाचा अयोध्या आ रहे हैं, यही केजरी चाचा हैं जिन्होंने सदैव राम को अस्तित्व को नकारा। ये लोग एक्सीडेंटल चुनाव हिंदू हैं। ये लोग चुनाव आते तिलक चंदन और अपना भेष कालनेमी वाला रूप दिखाने का कोई काम कर रहा है, वो केजरीवाल हैं। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, जो लोग आज तक भगवान राम का विरोध करते रहे, जिनकी राजनीति का मुख्य केंद्र ही भगवान राम के विरोध पर टिकी रही है, अब उनके आने का महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभा का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन, वहे धरती पर साए आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, मंच पर उपस्थित यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संतोष हो गया? अगर संतोष हो गया तो बैठिए। देखिए, आपको मैंने पूरा अवसर दे दिया। आपकी इच्छा हमारे सरहकों पर। तब आप इजाजत दे तो मैं शुरू करूं। आपकी इजाजत है? आपको नारे वगैरह संतोष हो गया ना? आपके इस प्यार के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन अब ये उत्साह अभी कई महीनों तक चला रहा है। जिन अन्य स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, वहां उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। और इसके लिए मैं योगी जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जन सेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। भाइयों और बहनों, यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में
महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। साथियों, यूपी के भाई बहन भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने संसद में यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की व्यथा सुनाई थी। योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक सांसद थे और बहुत छोटी आयु के वो सांसद बने थे। और अब आज यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया, तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सरकार जब संवेदनशील हो, गरीब का दर्द समझने के लिए मन में करुणा का भाव हो, तो इसी तरह का काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के पहले और उसके बाद भी मूलभूत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। अच्छा इलाज चाहिए तो बड़े शहर जाना होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है तो बड़े शहर जाना होगा, रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ। हमारे गांव देहात की यही सच्चाई रही है। गांवों के कस्बों में जिला मुख्यालय तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से ही मिलती थी। इस कष्ट को मैंने भी भोगा है, महसूस किया है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था।
जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं। क्या कभी किसी को याद पड़ता है, और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं। और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है, उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। साथियों, 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साथियों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है।
निरंतर काम किया है। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहां यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला है। इन गरीबों के आयुष्मान भारत की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बचे हैं। आज हजारों जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती दवाएं मिल रही हैं। कैंसर का इलाज, डायलिसिस और हार्ट की सर्जरी तक बहुत सस्ती हुई है। शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। अब अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन भी होता है और उनका तय समय पर लोकार्पण भी होता है। योगी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। भाइयों और बहनों, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं देते, बल्कि नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक्स का भी निर्माण करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहां पर विशेष प्रकार की लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नए साधन बनते हैं। दुर्भाग्य से पहले के दशकों में देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा की देखरेख के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो संस्थाएं बनाई गई, वो पुराने तौर तरीकों से ही चल रही थी। ये नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बाधक भी बन रही थी। बीते 7 सालों में एक के बाद एक हर ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदला जा रहा है जो मेडिकल शिक्षा की राह में रुकावट बन रहा है। इसका परिणाम मेडिकल सीटों की संख्या में भी नजर आता है। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 वर्षों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 नई सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहां के ज्यादा से ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीब मां के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बनने में और आसानी होगी। सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद 70 वर्षों में जितने डॉक्टर पढ़ लिख कर निकले, उससे ज्यादा डॉक्टर हम अगले 10-12 वर्षों में तैयार कर पाएंगे। साथियों,
युवाओं को देश भर में अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए वन नेशन वन एग्जाम को लागू किया गया है। इससे खर्च की भी बचत हुई है और परेशानी भी कम हुई है। मेडिकल शिक्षा गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच में हो, इसके लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस को नियंत्रित रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई ना होने से भी बहुत दिक्कतें आती थी। अब हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की बेहतरीन पढ़ाई का विकल्प दे दिया गया है। अपनी मातृभाषा में जब युवा सीखेंगे तो अपने काम पर उनकी पकड़ भी बेहतर होगी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को यूपी तेजी से सुधार सकता है। ये यूपी के लोगों ने इस कोरोना काल में भी साबित किया है। 4 दिन पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है और इसमें यूपी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं यूपी की समस्त जनता, कोरोना वॉरियर्स, सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज देश के पास 100 करोड़ वैक्सीन डोज का सुरक्षा कवच है। बावजूद इसके कोरोना से बचाव के लिए यूपी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी के हर जिले में कोरोना से निपटने के लिए बच्चों की केयर यूनिट या तो बन चुकी है या तेजी से बन रही है। कोविड की जांच के लिए आज यूपी के पास 60 से ज्यादा लैब मौजूद है। 500 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो उसका रास्ता है। जब सभी स्वस्थ होंगे, जब सभी को अवसर मिलेंगे, तब जाकर सबका प्रयास देश के काम आएगा। दीपावली और छठ का पर्व इस बार पूर्वांचल में आरोग्य का नया विश्वास लेकर आया है। ये विश्वास तेज विकास का आधार बने, इसी कामना के साथ नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप भी इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेब सीरीज आश्रम के 2 सीजन बना चुके प्रकाश झा इस बार मुश्किल में है। आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे झा की यूनिट पर भोपाल में हमला हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के साथ झा का मुंह काला कर दिया। ये लोग वेब सीरीज का नाम आश्रम रखने से खफा है। ये हंगामा बरपा है भोपाल में, जहां नामचीन फिल्म मेकर प्रकाश झा अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे थे। आश्रम नाम रखे जाने से खफा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अचानक पहुंचकर फिल्म की यूनिट की गाड़ियों पर धावा बोल दिया। एक शख्स की बुरी तरह पिटाई की गई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, जब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंच गई। अरोरा हिल्स की पुरानी जेल में शूटिंग यूनिट की गाड़ियों को रोककर उनमें तोड़फोड़ की गई। नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बजरंग दल ने वेब सीरीज बनाने वाले प्रकाश झा के साथ इसमें बाबा का मेन रोल कर रहे एक्टर बॉबी देओल के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल का कहना है कि वेब सीरीज का नाम आश्रम रखकर आश्रम परंपरा और धर्म को बदनाम किया जा रहा है। क्या इसमें हिम्मत है
कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप की बपोती है क्या आश्रम? इसे ठेके पे लिया है क्या समाज को कि आश्रम नाम दे करके, और आश्रम में इस प्रकार के गंदे कृत्य होते हैं। आश्रम में जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो निर्माण होता है समाज का, वो नहीं दिखाया। आश्रम में बता रहा है कि महिलाओं का शोषण होता है, उसके पति को नपुंसक कर दिया जाता है। इस प्रकार की गंदी और किन्होंने तरीके के कृत्य वो अपनी मूवी में दिखा रहा है। हंगामे के वक्त बॉबी देओल भी मौके पर थे। उनको सिक्योरिटी ने बचाकर निकाला। इस बीच प्रकाश झा ने मीडिया से कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। ठीक, इतना पूछना खत्म बात हो गई। बस कुछ हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत, और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें। आश्रम वेब सीरीज के पहले दोनों सीजन भी विवाद से घिरे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि प्रकाश झा के लिए तीसरा सीजन नई मुसीबत लेकर आया है। भोपाल से रविश पाल सिंह, आज तक।